जय हिंद साथियों, नॉलेज जंक्शन मस्ती में आपका स्वागत है। नॉलेज जंक्शन मस्ती आपके लिए एक अलग सीरीज लेकर आया है और इस सीरीज का मकसद है कि आपके जो है आपके तैयारी को और ज़्यादा बेहतर करने का, मतलब कि हम एक ऐसा सीरीज लेकर आए हैं जिसमें सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चन होंगे। मतलब हम डेली जो है कम से कम 20 क्वेश्चन कराएंगे, सेट का प्रैक्टिस कराएंगे, उसमें हर तरह के क्वेश्चन रहेंगे। और मेरा मकसद है कि अगर आप हर तरह का क्वेश्चन डेली करते हैं तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगी। साथियों, मेरा जो सीरीज चल रहा है वो चैप्टर वाइज वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन एक दूसरा सीरीज है जिसमें हम मिक्स तरह के कई तरह के क्वेश्चन लाके हम आपके सामने मुखातिब होते रहेंगे। साथियों, मैंने आज अपने क्लास में एक और अच्छा करने का कोशिश किया है कि आप जो मैं क्वेश्चन लिख रहा था, मैं जो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखता था, अब मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई देंगे और हम जो है अपने किताब के माध्यम से वो जो लिखे हुए क्वेश्चन होते हैं उसके माध्यम से क्वेश्चन को हम पढ़ के सॉल्व करेंगे और आपको क्वेश्चन को पढ़ना है बोर्ड पे। साथियों, चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जो है बिना टाइम गंवाए क्वेश्चन के सीरीज को स्टार्ट करते हैं। 1 और 100 के बीच कुल अभाज्य संख्या है। पहले तो साथियों आप जान लीजिए अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो कि खुद और एक के सिवा किसी से भाग ना लगे। अभाज्य संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जिसमें कि खुद और एक के सिवा किसी से भाग ना लगे। इसका मतलब हुआ उसका फैक्टर खुद और एक हो। अभाज्य संख्या जैसे कि 2, 3, 5, 2, 3, 4 ले लिए, 5, ये सब संख्या ले लिए, छोड़िए। देखिए ये 2 लिए, 2 में जो है किससे भाग लगेगा? खुद 2 से और 1 से भाग लगेगा। 3 में जो है किससे भाग लगेगा? खुद 3 से और 1 से भाग दे सकते हैं। और 4 में जो है 4 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा, 1 से ही भाग लगेगा। मेरा कहने का मतलब हुआ जिस संख्या का फैक्टर सिर्फ 2 हो, वह संख्या कहलाती है। या तो वह संख्या जो खुद और 1 से भाग लगे, उसके सिवा किसी से भाग ना लगे, वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। साथियों, अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और पूछ सकता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या वो भी 2 ही होती है। और पूछेगा जब आपसे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो आप ये 2 मत मानिएगा। 2, 3, 5, 7 ... इसमें पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप 2 मारिएगा। और पूछ लेगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो उसमें भी आप 2 मारिएगा। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ये 2 मेरा सम अभाज्य संख्या 2 होगा और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। अब पूछ लेगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो देखिए विषम ये तो सम 2 तो सम है, विषम तो मेरा 3 है और 2 के बाद 3 है, तो मेरा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर आप टिक कीजिएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है 1 और 100 के बीच कुल अभाज्य संख्या कितनी है? 1 से लेकर 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है? साथियों, सब इसी तरह से आपको हर एक नंबर को ट्राई करना पड़ेगा 100 तक, फिर जाकर आपको मिलेगा जो भी संख्या होगी अभाज्य संख्या मिलेगी आपको। लेकिन उतना नहीं याद रखना है, सिर्फ 1 से लेके 50 तक कुल अभाज्य संख्या 15 है। फिर जो है 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 10 है। तो 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 25। कैसे? देखिए 1 से 50 तक 15 हो गया, 50 से 100 तक 10 हो गया, तो अब टोटल 1 से 100 तक तो 10, 15, 25 हो गया। साथियों, इसमें सीधे ऐसे भी पूछ चुके हैं कई बार क्वेश्चन कि 50 से लेकर 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है, तो आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ज़रा याद रखिएगा कि 10 होता है। और ऐसे भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो 15 है। और आज देखिए आपके सामने पूछा हुआ क्वेश्चन है 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है, तो 25 है। किंतु परंतु कोई बात नहीं है, बस अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये भी बता दिए, कैसे पहचानेंगे ये भी बता दिए, जितना होता है वो लिखा दिए, आप इसे दिमाग में रखिए और कुछ नहीं रखना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। यदि किसी संख्या को 589 से विभाजित किया जाता है तो शेष 21 बचता है।
कोई संख्या है उसमें जब 589 से विभाजित करते हैं तो शेष 21 बचता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित करें तो शेष क्या बचेगा? बोल रहा है 589 एक संख्या है, इसे जो है अच्छा 589 में 589 से किसी संख्या को भाग देते हैं ना तो शेष 21 बचता है। कोई संख्या यहाँ है उसे भाग देते हैं तो शेष 21 बचता है। ठीक है, ये संख्या 589 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो शेष 21 बचता है। अगर तो मतलब क्या है कि हम और फिर बोल रहा है कि इसी संख्या, ये जो संख्या है इसमें संख्या में अगर 19 यदि उसी संख्या मतलब इस संख्या में 19 से भाग दिया जाता है तो शेष कितना बचेगा? देखिए साथियों, इस संख्या को निकालने के लिए टोटल संख्या जोड़ दीजिए, जो मेरा शेष है और जो पूरा संख्या दिया हो संख्या को जोड़ दीजिए। जैसे कि 589 प्लस 21। अब बोलिएगा काहे कि देखिए हम ले लेते हैं कि भागफल हम एक बार में खिलाए होंगे तो ये जो भी संख्या होगा वो जो 21, ये तो 21 इसमें इससे तो बड़ा ही होगा ना, तब नहीं इतना घटाएंगे तो 21 से आ जाएगा। मतलब अगर मेरा संख्या आ जाता है 0 1 610 में हम एक बार से में खिलाते हैं, भाग देते हैं तो आता है मेरा 589। यहाँ ले लिए 589। देखिए घटाते हैं तो 21 आता है। 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 5 गया 0, खत्म। मतलब संख्या हम निकालिए कि वो संख्या थी 610। अब बोल रहा है 610 मेरा संख्या प्राप्त हो। इसी में अब जो है बोल रहा है कि 19 से भाग देने पर 19 से भाग दे दीजिए। 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 11 में से 7 गया 4, खत्म 0। 19 का 19, 19 दूनी 38, मतलब 19 का 19, 19 दूनी 38, 2 बार में खा चुका है, 2 बार में खा चुका है, आ गया 38, मतलब आंसर आ गया, शेषफल आ गया 2। साथियों इतना तो हम बता दिए, लेकिन इसको इसलिए बता दिए कोई ऐसे संख्या आते हैं जिसमें से यहाँ जो है ना ये संख्या बहुत छोटी दे देती है और वो फंसाने के लिए, ये बेसिक हुआ। आपको करना क्या है, इतना उलझुल में नहीं फंसना है, कुछ नहीं करना है, ये सबको बस ध्यान में देना है। ध्यान आपको रखना है कि हम जिस संख्या में भाग दे रहे हैं, जिस संख्या से यहाँ बोल रहा था कि 589 विभाजित किया तो शेष मेरा कितना आ रहा है, शेष जो आता है वो 21 आ रहा है। शेष फल जो 21 आ रहा है और बोल रहा है कि अब उस संख्या में 19 से विभाजित करने पर कितना शेष जो आ रहा है, और जिस संख्या से भाग दे रहे हैं शेष में ही भाग दे देना है। जो संख्या से भाग देने के लिए बोल रहा है शेष में ही उसी संख्या से भाग देना जिस संख्या से भाग देने के लिए बोल रहा है। तो 21 में 19 से भाग दे दिए, बचा मेरा शेष 2। यहाँ कह रहा था कि यदि किसी संख्या को 589 से विभाजित किया जाता है तो शेष 21 बचता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाता है, उसी संख्या मतलब था कि वो टोटल वाला संख्या, लेकिन उसको हम छोड़ दिए। अब क्या किए, जो मेरा शेष बचा, पहले वाला जो शेष बचा हुआ संख्या को भाग देने से, अब नए संख्या जो जिसे विभाजित किया जाता है उस शेष में ही उस संख्या से भाग देंगे। जैसे 19 से विभाजित करें तो शेष में ही 19 से विभाजित कर देंगे तो मेरा शेषफल आ जाएगा, जो आएगा शेष वही मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ आ गया 2, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 12 व्यक्तियों के एक समूह का औसत मासिक वेतन 1540 रुपया है। समूह के एक व्यक्ति का मासिक वेतन 1430 रुपया है। यह व्यक्ति समूह से अलग हो गया। अब समूह के शेष सदस्यों का औसत मासिक आय ज्ञात कीजिए। बोला कि 12 व्यक्ति का समूह था, 12 व्यक्ति का समूह था और इसका जो है औसत मासिक वेतन 1540 रुपया था। ठीक है, और बोल रहा है कि इस समूह से एक व्यक्ति निकल जाता है, एक व्यक्ति जो है इस समूह से निकल जाता है, लेकिन इसका जो वजन है, उसका जो मासिक वेतन है 1430 रुपया है। 1430 रुपया लेकर निकल जाता है। अब बोल रहा है कि समूह में जो शेष बचा हुआ उसका औसत क्या होगा। साथियों ये मेरा 12 व्यक्ति और 1540 रुपया औसत है। अब औसत को जो है अगर हम कुल मतलब 12 टोटल जो है एक व्यक्ति करके 1540 का एक अनुपातिक है। 1540 कर करके इस टाइप से 12 व्यक्ति हैं। तो हम जो है टोटल निकालेंगे, ये औसत दे दिया है, मतलब कि 1540 बीच भी औसत है। हम जो है टोटल निकालेंगे, 12 व्यक्ति का टोटल मासिक वेतन कितना है, तो 12 को 1540 में गुना कर देंगे। 12 को 1540
40 गुना 12 कर देंगे। 0 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, 0 4 5 1 40 था, 0 8 4 8 1, 18,480 आ गया। 12 व्यक्तियों का कुल मासिक वेतन, कुल मासिक वेतन कितना आ गया मेरा? 18,480 रुपया आ गया। अब बोल रहा है इस जो है ना, इसी में 18,480 रुपया में से एक व्यक्ति जो है उसका वजन मासिक वेतन था 1430, ये निकल गया इससे बाहर। चलिए हम यहाँ भी इसे बाहर निकाल कर देते हैं, इसे भी 1,430 रुपया लेके एक व्यक्ति निकल गया। 12 में एक व्यक्ति निकल गया तो बचा कितना व्यक्ति? 11 है। 11 व्यक्ति का कुल मासिक वेतन कितना हो जाएगा? घटा देंगे इसको, तो 0,5071। देखिए ये घटा दिए। अब 11 व्यक्ति का टोटल वजन है 17,050 रुपया। तो मासिक औसत निकालने के लिए टोटल में क्या भाग देंगे? औसत बराबर होता है कुल संख्या बटे संख्या। औसत निकालने के लिए क्या होता है? कुल संख्या बटे संख्या। कुल संख्या हमको दिया है 17,050 रुपया, तो संख्या 11 है, तो उसमें 1750 में 11 से भाग दे देंगे, तो 11 एकम 11 बचा 6, 0 11 5 55, 60 में से 55 गया, 5 बचा, उतरा यहाँ बचा हुआ 5, उतरा 5, 11 5 55, 11 5 55 ख़त्म हो गया, बचा 0, 0 में 0 से खाएंगे 0, मतलब क्या हो जाएगा मेरा? औसत जो आया वो मेरा फाइनली 1550 रुपया। समझ गए होंगे 1550 रुपया कैसे आया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक घनाभ के सिरे क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है, उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगा? साथियों घनाभ के बारे में हम पहले जानेंगे। घनाभ होता क्या है? घनाभ जो है एक माचिस देखे होंगे आप लोग, माचिस को आप घनाभ कहिए, माचिस को घनाभ कहिए। और उसी में जो है ये क्या किया है कि घनाभ में घनाभ का जो है एक सिरा, मतलब घनाभ में एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है, एक ऊंचाई होता है। 3 चीज़ होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। घनाभ माचिस होता तो बताते क्या क्या होता है, कौन सा लंबाई है, चौड़ाई, ऊंचाई। चलिए पहले तो है कि देखिए ये माचिस है, यही घनाभ है, ये तो थोड़ा चिपटा है तो घनाभ है। इसमें जो है लंबाई यहाँ से यहाँ तक लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, यहाँ जो है घनाभ ये हो गया चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई हो गया। ये जो ऊपर उठा हुआ है ये माचिस का, ये ऊंचाई हो गया। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गया। चौड़ाई जो है, चौड़ाई वो आपको नहीं दिखाई देगा इसमें, ये जो छिपा हुआ रहता है ना, ये अंदर जो एक लेयर चाहिए होता है वही चौड़ाई हो जाता है। चौड़ाई इसमें दिखाई नहीं देगा। चलिए तो पहले हम घनाभ का मूल चीज़ जो सब होती हैं सारे फार्मूला को देख लेते हैं, फिर हम हिसाब बना देंगे। घनाभ का आयतन, ये 3D में पढ़ेंगे। घनाभ में आयतन जब आएंगे तो आयतन 3D में आ जाता है, मतलब कि 3 क्षेत्रफल लेकर आ रहा है। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मतलब L गुना B गुना H। घनाभ का आयतन हो गया। घनाभ का कुल पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, कुल पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 2 × LB + BH + LH, मतलब 2 × लंबाई चौड़ाई ऊंचाई प्लस में है और लंबाई ऊंचाई सब आपस में। इसको याद कर लीजिएगा। घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × LB + BH + LH, और घनाभ का विकर्ण बराबर होता है √L² + B² + H²। साथियों घनाभ में यही 3 चीज़ होते हैं और तीनों चीज़ मैं आपको लिखा दिया हूँ।
इसी पे किसी में दे देगा आपका आयतन, इसमें लंबाई चौड़ाई और आयतन दे देगा, इसमें ऊंचाई पूछ लेगा, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ लेगा। जैसे अभी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हो और विकर्ण पूछ लिया है। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। यहाँ है कि क्वेश्चन में दिया है लंबाई दे दिया है 24, लंबाई दे दिया है 24 L, चौड़ाई 8, ऊंचाई 6 दे दिया हुआ है। तो हम ये दिया हुआ है, अब पूछ रहे हैं घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है फार्मूला, विकर्ण बराबर रूट अंडर, यहाँ लिखा हुआ है ना, L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर होता है। तो L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर होता है। तो देखिए L का वैल्यू कितना है 24, 24 गुना 24, 24 का स्क्वायर 576। देखिए कर लेते हैं स्क्वायर। स्क्वायर करने के लिए हम एक वीडियो लाएंगे, उसमें सिखाएंगे स्क्वायर कैसे करते हैं। देखिए 24 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 24 का स्क्वायर कितना फास्ट कैसे करते हैं। 4 को स्क्वायर कर देते हैं, 4 चौके 16, 2 अंक लिख लिए, 2 अंक लिखना है, 4 चौक 16। फिर अगला जो 2 दिया है उसको भी स्क्वायर करके लिख देते हैं सेम, 2 दूनी 4 हो गया। क्या किए, 4 को स्क्वायर कर दिए, 16, 2 दूनी 4 लिख दिए। अब जो है अगला स्टेप क्या है कि ये दोनों को आपस में गुना कर देंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 4 दूनी 8 हुआ, और जो स्क्वायर है जितना इस पर दिया हुआ स्क्वायर दिया हो तो उससे दुगुना कर देंगे। 4 दूनी 8 है, दूनी 16, मतलब नहीं होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ई पे लेकर लिख लीजिए, यहाँ पे 16 लिख लीजिए, और 576, इसका वैल्यू 576 आ गया। 24 का स्क्वायर किया तो 576 आ गया। कहाँ कर रहे थे, 576 नहीं, यहाँ 24 का स्क्वायर लिख दीजिए प्लस 8 का स्क्वायर लिख दीजिए और 6 का स्क्वायर लिख दीजिए। यहाँ हम 24 का किए तो 576 प्लस 64, 88, 64, 66, 36। अब देखिए हम बता रहे थे कि यहाँ पे इस सब को आपस में ऐसे गुना कर क्यों करते हैं, तो क्यों का मतलब हम बता देते हैं। जैसे स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। तो इसका हमको स्क्वायर करना है 24। हम मान लिए इसको a, इसको मान लिए b, a कितना है b कितना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, b स्क्वायर इधर से स्क्वायर करते हैं, 4 चौक 16 लिख दिए, और 2 दूनी 4 होता है, ये लिख दिए। जोड़े नहीं, जोड़ में नहीं किए, इसे सिर्फ सटा कर लिख दिए। अब देखिए क्या करते हैं, 2ab, 2 मतलब क्या हो गया, a b है ना, तो 2 इसीलिए ले रहे हैं, या तो याद नहीं रहता है इसीलिए हम यहीं से 2 ले रहे हैं, नहीं तो यहाँ छोड़ देते हैं। इसके फॉर्मूला अगर आप जान रहे थे, ध्यान में रहेगा तो ठीक है, नहीं तो इसी से स्क्वायर कर गुना कर देते हैं। 2 गुना ab, तो a गुना b, 2 गुना 4 8, और फिर 2 होता है फार्मूला में, तो 2 गुना करते हैं। वहाँ से 2 गुना नहीं बता के हम लोग यहीं से बताते हैं कि 2 इसीलिए गुना कर देते हैं। कितना आ गया, 4 दूनी 8 दूनी 16, जोड़ देते हैं। इधर से छोड़ के इधर लेते हैं, एक अंक छोड़ के उधर से इधर लिखना स्टार्ट करते हैं। जोड़िए 6 7 576 आ गया, 576 आ गया। हम इतना पहले आपको बता दिए कैसे निकालते हैं, ये तो बता दिए कैसे क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। चलिए अब इसको जोड़ लेते हैं, कितना होता है 576। यहाँ देखिए 64 36 100 और 576 676 हो गया। 676 ये किसका वर्ग है, तो 26 का वर्ग है। 676 26 का वर्ग है, तो मेरा 26 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बता दिए घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्र क्या होता है, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, और जो फॉर्मूला था, जो हिसाब पूछा तो वो भी आपको निकाल के बता दें। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोई प्रकाशक किसी वस्तु की प्रथम 20 प्रतियों पर 25% की छूट देता है, उससे आगे की 30 प्रतियों पर 100%, 30 प्रतियों पर 30% तथा इससे भी आगे की प्रतियों पर 40% छूट देता है। यदि आप 100 प्रतियों खरीदते हैं तो औसत छूट क्या है। बोल रहा है कि हम 100 प्रति खरीद रहे हैं, उस 100 प्रति में जो हम जो पहले 20 प्रति जो है, ये 20 प्रति है, उसमें जो है 25% का छूट, 25% का छूट दे रहा है। और जो है अगला जो अगला जो प्रति है 25% छूट, 25% कर दीजिए। और अगला जो है 30 प्रति है, 30 प्रति जो है ना, उस पर जो है 30% का छूट दे रहा है, 30% का छूट दे रहा है। और जो है अब बोल रहा है, अब आगे बोल रहा है तथा इससे भी आगे की प्रति पर 40% छूट। अब जो इतना 100 में से इससे जो अब आगे बचा हुआ प्रति
बचे हुए पे 40% की छूट देता है। टोटल मेरे पास 100 है, उसमें से हम 20 और 30 की प्राप्ति हो चुकी है। 20, 30, 50 हो चुका है। 100 में से 50 की प्राप्ति हो चुका है। 50 मेरे पास बचा हुआ है। 50 पे कितने का दे रहा है? अब 40 का बोल रहा है। शेष पे यहाँ बोल रहा है आगे की प्रतियों पर 40 की छूट देता है, तो 40 का छूट कर दिए देता है। इससे भी आगे पर आप 100 प्रतियों खरीदते हैं तो औसत छूट क्या है? औसत छूट क्या है? इसको काट दीजिए सबको। 5, 25, 25, ये 5 आ गया, और जो है ये 00 काट दीजिए, 3 4 9 आ गया, ये 50 दूनी 20 आ गया। जोड़ दीजिए सबको, 9 5 14 20 34 34 आ गया। टोटल था कितना? 100 में, और इसको हम प्रतिशत में लाएंगे औसत में बदलने के लिए। औसत से प्रतिशत में लाएंगे, फिर 100 से गुना करना पड़ता है, तो ये सब कट ही जाएगा, तो मेरा 34% ही आ जाता है। 100 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। औसत था 100, औसत निकालना था। टोटल संख्या हम निकालें 34 में 100 से भाग देंगे तो औसत आया। औसत को आप प्रतिशत में बदलेंगे, 100 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा मेरा 34% आ गया फाइनली। आंसर हो जाएगा इसी तरह से सी, इसका आंसर आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि किसी रेलगाड़ी की लंबाई 110 मीटर है और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, और 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में इसे कितना समय लगेगा? साथियों क्वेश्चन है ट्रेन का है। ट्रेन का लंबाई दे दिया है और पुल का लंबाई दे दिया है। साथियों आपको इसमें कुछ बात जानना जरूरी है कि जैसे कि कोई ट्रेन होती है ना, तो वो जब किसी पुल को पार करता है तो वो जो है कुल दूरी जो पार करती है, पुल की दूरी और खुद की दूरी, टोटल दूरी को मिला के वो तय करती है। तो टोटल दूरी हो जाता है क्या? ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? ट्रेन की दूरी प्लस पुल की दूरी, ये हो जाता है टोटल दूरी। और जो है जब ट्रेन किसी व्यक्ति या पुल को पार करती है तो वो खुद की दूरी पार करती है, ना कि व्यक्ति और ट्रेन को, व्यक्ति या पोल को, पुल नहीं पोल को। जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या पोल जो लगा रहता है, ट्रेन के बगल में जाते हैं पोल सब जो लगा रहता है, उसको पार करता है, या किसी व्यक्ति को पार करता है, प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार करता है, तो उसमें व्यक्ति और पोल की दूरी वो ट्रेन की ही दूरी होती है, ना कि ऐड होता है प्लेटफॉर्म का। इसमें अगर बोल देगा आपको कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म से होकर गुजरती है या पुल से होकर गुजरती है तो प्लेटफॉर्म की दूरी और खुद की दूरी, टोटल दूरी हो जाती है ट्रेन की। अगर वह व्यक्ति या पोल जो एक खड़ा होता है, सिंगल पोल होता है, उसको तय करता है, तो वह जो है ट्रेन खुद की दूरी तय करती है, ना कि वो व्यक्ति की या पोल की। चलिए क्वेश्चन में कह रहा है किसी रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी मतलब ट्रेन की लंबाई दे दिया है हमको 110 मीटर, और स्पीड दे दिया हुआ है पहले, और फिर जो है इसमें 132 मीटर दे दिया है पुल की लंबाई। पुल, एक पुल है, पुल की लंबाई दे दिया हुआ है 132 मीटर, 132 मीटर, और स्पीड दे दिया हुआ है, ट्रेन की स्पीड दे दिया हुआ है, स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया हुआ है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन का स्पीड। देखिए हम बताएं आपको कि जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो अपनी दूरी के साथ साथ पुल की भी दूरी को पार करती है, तो टोटल दूरी हमको क्या हो जाएगा? टोटल दूरी दोनों का जो ऐड हो जाएगा, मतलब 2 4 2 242 हो गया टोटल दूरी, कुल दूरी 240 हो गया। अब देखिए हमें जो है पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है कितना समय लगेगा, और समय ऑप्शन में जो दिया हुआ वो सेकंड में दिया हुआ है। देखिए साथियों ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, और जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकंड में इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में जो आंसर दिया हुआ मीटर सेकंड में दिया हुआ, इसलिए हम छोटा कर रहे हैं। और ये जो है मीटर में ही है, दूरी जो दिया हुआ है ये मीटर में, दोनों मीटर में ही है, इसलिए हम इसे छोटा कर रहे हैं। छोटा करने के लिए क्या करते हैं, 36 में स्पीड में 5/18 से गुना कर देते हैं, तो ये मीटर प्रति सेकंड आ जाता है। अब बोलिए कि इसमें 5/18 ये आपको याद ही रखना होगा मीटर पर सेकंड में लाने के लिए। अगर इसी को इतना ही रखिए, ज़्यादा नहीं सोचना है। पहले आप मीटर पर सेकंड में कैसे लाएं, 5/18 से गुना कर दिए थे, 18 दूनी 36, मेरा 10 मीटर पर सेकंड। अब जो ट्रेन की चाल हो गई मीटर पर सेकंड में, वो 10 मीटर पर सेकंड हो गया। पूछ रहा है दूरी, नहीं पूछ रहा है समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। पूछ रहा है यहाँ पे कितना समय लगेगा, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी
टोटल दूरी बटे चाल, टोटल दूरी को जिस चाल से तय किया वही होता है समय। तो देखिए दूरी मेरा दिया हुआ है 242, चाल दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड, ये मीटर है, ये मीटर पर सेकेंड है। मीटर मीटर खत्म, सेकंड बचा ना, सेकंड ऊपर चल जाएगा। मीटर पर सेकंड का मतलब ये होता है मीटर बटे सेकंड। अब ये मीटर मीटर खत्म, सेकंड ऊपर चला जाएगा, सेकंड आ गया ना, मीटर मीटर खत्म। तो अब जो मेरा टाइम आया वो सेकंड में आया, सेकंड बचा हुआ है। तो 242 में 10 से भाग देंगे तो 24.2 सेकंड आ जाएगा, 2 सेकंड आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर। समझ गए होंगे। इसको 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कर लिए, क्योंकि सेकंड में समय दिया हुआ था इसीलिए छोटा यूनिट कर लिए, और ये दोनों यूनिट भी छोटा दिया था इसीलिए उसको भी छोटा कर लिए। और समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। समय टोटल हम दूरी हम टोटल निकाल लिए थे, चाल दिया हुआ है, समय निकाल लिए। अगला क्वेश्चन है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपया है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। मतलब रेट दिया हुआ है 5%, टाइम दे दिया हुआ है 2 वर्ष, और CI माइनस SI 2 वर्ष का अंतर, 2 ईयर अंतर दे दिया हुआ है 15 रुपया। तो मूलधन पूछ रहा है भाई, मूलधन पूछ रहा है, तो कुछ नहीं है इसमें। देखिए 2 वर्ष के क्या होता है, 2 वर्ष का हम सिखा चुके हैं आपका। जैसे कि रेट 2 दिया हुआ, रेट दिया हुआ है 5, टाइम दे दिया हुआ है 2, तो चक्रवृद्धि ब्याज इसका क्या आएगा 25, 5 दूनी 10, यानी रेट का स्क्वायर, फिर आपस में रेट और टाइम दोनों गुना करें 10%, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। साधारण ब्याज क्या हो जाएगा SI, रेट और टाइम आपस में गुना हो, साधारण ब्याज होता है 5 दूनी 10 हो गया। इन दोनों के बीच साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे दिया हुआ है 15 रुपया, मतलब 10.25% में और 10% में, दोनों के बीच का अंतर 10.25 में से 10 घटाएं तो 25% बराबर आ गया मेरा 15। तो मूलधन निकालना है, मूलधन निकालना है। मूलधन हमेशा होता है 100%, 100% होता है तो 100% बराबर कितना, तो 15/25, 15/25 गुना 100% निकाल, 100 से गुना कर दिए, यहाँ 100% निकाले हैं। तो ये दशमलव उड़ाएंगे, 00 ऊपर चल जाएगा, 25 चौके 100, मतलब 15 चौके 60, 6000 मूलधन निकल गया 6000, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसको एक बार और देख लीजिए आप लोग, ये तो हम बता दिए। अब इसका एक होता है, ये लिख लीजिएगा। अब देखिए एक और मेथड है, इसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में CI और SI के बीच अंतर बराबर होता है, फार्मूला PR²/100 के स्क्वायर, यह फार्मूला होता है। देखिए 2 वर्ष में CI और SI के बीच के अंतर मेरा कितना दिया हुआ 15 रुपया, 15 रुपया लिख दिए। P पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, कुछ नहीं। R का वैल्यू दिया है 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर मतलब 2 बार 100। देखिए 25 चौके 100 4 हो गया। अब देखिए P का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ हो गया 15 बराबर P/400, आपस में कोना कोनी गुना कर देंगे, तो 15 गुना 400 बराबर 6000, P बराबर 6000 रुपया। ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। 2 वर्ष के लिए CI और SI के बीच का अंतर होता है फार्मूला PR² 100 के स्क्वायर। लिख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अब देखिए इसी में हम आपको और बता देते हैं, 3 वर्ष के बीच, 3 वर्ष में CI और SI के बीच का अंतर बराबर फार्मूला होता है PR² 100 के स्क्वायर, मतलब 2 वर्ष का तो कर ही दिए, उसमें कुछ नहीं करना है। 3 वर्ष है तो 300 प्लस R ऐड कर दीजिएगा, बटे 100 भी थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा, आपस में गुना कर दीजिएगा, ऊपर में गुना कर दीजिएगा, हो गया 3 वर्ष के लिए। इसी तरह सेम क्वेश्चन रहेगा, यहाँ जो 2 वर्ष है ना इसमें सिर्फ 3 कर देगा। जब 3 करेगा फार्मूला ये यूज हो जाएगा। फार्मूला आप जो है रिवाइज मार लीजिए, मतलब इसमें नीचे में 100 स्क्वायर गुना 100, इसको लिख सकते हैं हम 100 पे क्यू लिख सकते हैं, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं उसी तरह। बोल रहा है कि 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। साथियों ये क्वेश्चन है कि 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का मतलब होता है कि इसका फैक्टर, मतलब कि इसके गुणनखंड मतलब बोल रहा है क्वेश्चन के 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों मतलब होता है फैक्टर। गुणनखंड मतलब ये मत समझ लीजिएगा 48 में 2 से भाग दिए
24 दूनी 48, 2 से भाग दिए 12, 2 से भाग दिए 6, 2 से भाग दिए 3, 3 से भाग दिए 1। ये नहीं होता है, ये गुणनखंड मतलब ये गुणनखंड नहीं होता। जब जैसे ही गुणनखंडों बोल दिया मतलब फैक्टर इसका करना है, तोड़ना है। देखिए फैक्टर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम 1 लेंगे, जिस संख्या से इसमें भाग लेगा वही इसका फैक्टर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। देखिए साथियों, पहले मैं 1 लेता हूँ। क्या 1 में 48 से भाग लगता है? अगर भाग लग रहा है 48 से तो वो हो जाएगा इसका गुणनखंड। चलिए ये हो जाएगा 1। 2 में 2 से भी लगता है। देखिए 3 में 3 से भाग दे रहे हैं तो 16 48, 3 से भी लगता है। देखिए 4 में इससे भाग देंगे, 4 से भी लगेगा, 4 48। 5 से भाग देंगे नहीं लगेगा तो नहीं लेंगे। 6 से भाग देंगे तो 6 8 48 लग रहा है। 7 से भाग देंगे नहीं लग रहा है, नहीं लेंगे। 8 से भाग देंगे तो 8 से लग रहा है, 8 6 48। 9 से भाग देंगे नहीं लग रहा है, नहीं लेंगे। 10 से देंगे नहीं लग रहा है। 11 से देंगे नहीं लग रहा है। 12 से लग रहा है, 12 से लग रहा है। 16 17 16 से लग जाएगा साथियों। 14 सब 15 सबसे नहीं, 16 से लग जाएगा। उसी तरह जब आएंगे तो हम अब जो है बहुत इसी तरह आएंगे। 17 18 19 20 सबसे नहीं लगेगा, लेकिन जो है 24 से लग जाएगा। और खुद 48 एक संख्या ऐसी है जो इससे लग जाएगी। अब बोल रहा है इतना हमको गुणनखंड प्राप्त हुआ। टोटल गुणनखंड 24 48 का जब हम फैक्टर किए तो गुणनखंड किए तो इतना प्राप्त हुआ। अब बोल रहा है इसका माध्यिका निकालिए। माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं कि टोटल संख्या जो होती है उसे हम देख लेते हैं, गिन लेते हैं कितना होता है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 मतलब सम है। ये जो फैक्टर की संख्या पेयर का संख्या जो सम है, सम में क्या करते हैं सबको पेयर लगा के हटाते जाते हैं। लास्ट में जो बीच में 2 बचता है उस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। जैसे कि यहाँ एक पेयर लग गया आगे से, एक पेयर पीछे से लग गया, ये दोनों को हटा दिए, खत्म हो गया। इधर से भी पेयर लग गया, इधर से भी पेयर लग गया, ये दोनों को हटा दिए। अब देखिए बच गया 2 गो बच गया, मतलब 6 और 8 बच गया। 6 और 8 बच गया, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। 8 6 14, 14 में 2 से भाग देंगे 7 हो जाएगा इसका माध्यिका। इसी में होता यहाँ पे कि 1 5 6 7 8 9 10 2 2 4 2 6 1 7 ये विषम हो गया। वो सम में था कि पेयर लगा के हटाते गए। जैसे इधर से 2 हटा दिए, 2 उधर से हटा दिए, 2 इधर से 2 उधर से हटा दिए, बीच में जो बचा दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिए। अब सम ये था, सम वाला ये सम था तो हम ऐसा कर दिए। अब विषम है कि 2 2 4 2 6 1 7 ये विषम दिया हुआ मान लिए हैं। अब विषम में क्या करेंगे, आगे पीछे दोनों से पेयर लगा हटाते जाएंगे। आगे पीछे इधर से भी इधर से जितना पेयर लगेगा, एक पेयर लगेगा हटा देंगे। मतलब कि इधर जितना होगा 3 का पेयर इधर है, 3 गो इधर है, बीच में जो संख्या बचेगा वही मेरा माध्यिका हो जाएगा। जो बीच में संख्या अकेला बच जाएगा वही मेरा माध्यिका होगा, जोड़ी नहीं लगेगा बीच वाली संख्या का, वो विषम में होता है। अगला क्वेश्चन है कि माध्य निकालना है। क्वेश्चन है 10 9 8 7 10 9 8 7 10 16 का माध्य निकालना है। माध्य को ही औसत ही बोल सकते हैं आप, औसत भी बोल सकते हैं। माध्य बराबर होता क्या होता है, माध्य या औसत भी बोल सकते हैं। कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, मतलब क्या हो गया, बटे कुल संख्या। साथियों मतलब क्या, जो संख्या टोटल दिया हुआ उसका योग बटे जग संख्या हुआ वो संख्या लिख देंगे। जैसे कि 10 9 8 7 10 16 सबका योग करते हैं। मतलब कि 10 + 9 + 8 + 7 + 10 + 16 बटे क्या को संख्या है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, मतलब 6 से भाग। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, यहाँ भी 6 से भाग दे दिए। कुल संख्या 6 से भाग दे दिए। अब इस सबको जोड़ते हैं तो देखिए 10 10 20 हो गया है ये, 8 7 15 20 15 35 लिख लिए 35। यहाँ बचा हुआ है 9 और 16, 9 16 25, 5 5 10 3 2 5 1 60, मतलब 60 बटे 6 भाग देंगे 10 आ जाएगा मेरा औसत या माध्य। माध्य कितना आ गया मेरा 10। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन और आज का साथियों लास्ट क्वेश्चन है कि रूट हंड्रेड 1 - sin स्क्वायर थीटा भागा 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा ये दिया हुआ है। साथियों अब जानते हैं, सिर्फ यहाँ देखिए
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर हमको निकालना है कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये मूल है, ये मूल फंडा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर अब बच्चे से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि 1 होता है। अब देखिए इसी सहारे से हम साइन स्क्वायर थीटा कैसे निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को इसी तरफ रख के 1 उधर था और इधर से कोस स्क्वायर को उधर फेंक दिए तो जाके माइनस हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह कोस स्क्वायर को निकालिए, कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखा हुआ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये भागा है, भागा भागा रहने देते हैं, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इस पे रूट है, रूट दे दिए। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा भागा मतलब बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब तो जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा होता है ना। कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए स्क्वायर और रूट दोनों कट जाएगा, निकल जाएगा क्या बाहर, कोट थीटा, कोट थीटा आंसर हो गया। या तो इसे अब समझ में नहीं आया कैसे निकला तो यहाँ देख लीजिए कि इसका मतलब हुआ कि कोट स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ कि रूट में 2 गो कोट छे, रूट में 2 गो कोट छे, 2 गो कोट छे मतलब कि 2 गो में से एगो बाहर निकले छे, वर्गमूल रहे छे तो छे ना ये रहता है। तो देखिए थोड़ा मैथिली यूज कर दिए, आप लोग को मज़ा आएगा, बोलिएगा तो मैथिली हम पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे। देखिए कोट थीटा निकल गया, यहीं हम रूट टू स्क्वायर था, यहाँ वर्ग को काट दिए थे, कोट थीटा यहाँ निकाल दिए थे, ये तो बता दिए थोड़ा सा आगे। साथियों आज का ये मिक्स्ड सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। साथियों आप लोग को मेरे मिक्स्ड सीरीज जो अभी कराए हैं इसमें तो आपको लगभग ही सारे चैप्टर को लेते हुए, छोटे बड़े क्वेश्चन को लेते हुए सबको सोल्व कराए हैं। साथियों हमें लगता है कि आपको ये जो मिला जुला सब क्वेश्चन जो है मिक्स सीरीज जो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। साथियों अगर ये आपको लग रहा है कि हम आपके प्रति मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को प्यार दीजिए, और प्यार देने का माध्यम है कि आप जो है मेरे चैनल को अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जो हमारे चैनल पे हलचल होते रहता है उसकी जानकारी के लिए मेरे बेल आइकन का बटन होता है उसको आप जो है फॉलो कर लीजिए, ताकि कुछ भी हलचल हो तो आपको मेरे हलचल के बारे में आपको पता चलते रहे। साथियों अगला सीरीज लेके आएंगे बहुत ही जल्द आपके सामने, और जो है ये मेरा हम 2 सीरीज चला रहे हैं। एक सीरीज है कि हम पूरे मैथ को चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, और एक सीरीज है कि हम मिक्स्ड लेके आएंगे, मतलब सब मिला जुला लेके आएंगे। और सबसे ज़्यादा जो आपको फ़ायदे देंगे ना यही मिक्स्ड सीरीज ही देंगे, क्योंकि ये जब एग्ज़ाम होता है तो वहाँ सीरीज वाइज वो चैप्टर वाइज नहीं पूछा जाता है, मिक्स्ड ही रहता है, और मिक्स्ड में आपका डेली बाय डेली सारे टाइप के क्वेश्चन रिवाइज होते रहेंगे। साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।